हेलो एंड वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था सेकंड कैरनेटिक वार, है ना। सेकंड कैरनेटिक वार हम पढ़ रहे थे। सेकंड कैरनेटिक वार, ठीक है। सेकंड कैरेटिव वॉर, देखिए उसमें मैंने आपको लास्ट पे, हमने ये कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के एंड में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ट्राइपार्टाइट बन गई थी जिसमें फ्रेंच चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जो हैं वो आपस में मिलजुल के किसके खिलाफ लड़ रहे थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। और तो फिर उसके बाद 1749 में क्या होता है, अनवरुद्दीन को मारा जाता है ना। तो कौन उसको मारता है, ट्राइपार्टाइट, ये यानी कि फ्रेंच चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, ये मिलजुल के किसको मारते हैं, अनवरुद्दीन को मारते हैं। कहाँ पे मारते हैं, बैटल ऑफ अंबुर जो विलोरी में है, ठीक। और चंदा साहिब को कर्नाटक का क्या बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है। और रिटर्न में चंदा साहिब क्या करता है, ये फ्रेंच के लोगों को 80 विलेज का एक ग्रांट देता है जो पौंडीचेरी के नजदीक होता है। तो देखिए उसके बाद मैंने आपको ये भी साथ में बताया था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये महसूस होने लगा कि फ्रेंच का जो पावर है, फ्रेंच का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है और इंग्लिश जो है वो खुद क्या होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी अपना एक कैंडिडेट चूज किया, ठीक है। उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट चूज किया जिसको कहा जाता था उस वक्त प्रोटीगी। प्रोटीगी का मतलब होता है वो कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब मिनिस्टर बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, नवाब बनाने के लिए, यानी कि वो कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो उसको क्या कहा जाता था, प्रोटीगी। तो जिस तरीके से फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया, जिस तरीके से फ्रेंच ने चंदा साहिब को सपोर्ट करके उसको क्या बनाया, नवाब ऑफ कर्नाटक बनाया। यानी कि चंदा साहिब किसका प्रोटीगी था, चंदा साहिब किसका प्रोटीगी था, चंदा साहिब था प्रोटीगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस तरीके से अब ब्रिटिश ने भी यही चाल जो है वो खेलना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने भी अपना एक प्रोटीगी चुना। उन्होंने कौन प्रोटीगी चुना, जो इनका दुश्मन था। किनका दुश्मन, जो चंदा साहिब का दुश्मन था, ठीक है, जो मुजफ्फर जंग का दुश्मन था, उसी को इन्होंने चुना। अब देख लीजिए ब्रिटिशर्स ने किसको चुना, याद रखना, ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया नासिर जंग को। किसको सपोर्ट किया, नासिर जंग को। याद है ना आपको, मैंने आपको पढ़ाया था मुजफ्फर जंग और नासिर जंग की हिस्ट्री भी मैंने आपको पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आप इतना यहाँ पे याद रख लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसने नासिर जंग को अपना प्रोटीकी बनाया, अपना कैंडिडेट बनाया। और वो चाहते थे कि हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको निज़ाम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इसको निज़ाम बनाएंगे, ठीक है। किसका निज़ाम, हैदराबाद का, ठीक है। तो ये चाहते थे कि हम अब किसको निज़ाम बनाएंगे, नासिर जंग को अब हम निज़ाम बनाएंगे हैदराबाद का। और साथ में उन्होंने और एक प्रोटीगी को भी चुना जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये भी किनका दुश्मन था, हाँ जी, ये भी किनका दुश्मन था, ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद अली आपको पता है ना, मोहम्मद अली किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का बेटा था। मोहम्मद अली किसका बेटा था, अनवरुद्दीन का बेटा था। जिस वक्त बैटल ऑफ अंबर हुआ था तो वहीं पे मोहम्मद अली भाग गया था और इसके बाप को किल कर दिया गया था, इसके बाप को मारा गया था बैटल ऑफ अंबर में। वहीं पे मोहम्मद अली भाग गया था। अब जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जो है वो अब अपना बदला तो लेने ही वाला था, ठीक है। तो इतने ही में ब्रिटिशर्स ने उसको क्या चूज किया, अपना प्रोटीगी चूज किया। वो चाहते थे कि हम किसको सपोर्ट करें, नासिर जंग को सपोर्ट करें, नासिर जंग को हम निज़ाम फिर बनाएंगे हैदराबाद का। और यहां से अगर वो मोहम्मद अली को सपोर्ट करेंगे और मोहम्मद अली को वो कर्नाटक का, याद रखना, मोहम्मद अली को वो कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। क्या, याद रखा ना। तो निज़ाम किसको बनाना चाहते थे, निज़ाम किसको बनाना चाहते थे, शाबाश, निज़ाम वो बनाना चाहते थे नासिर जंग को। और मोहम्मद अली को वो क्या बनाना चाहते थे, नवाब। तो यही से अब क्या हो जाती हैं, सेकंड कैनेटिक वार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवाया। तो उसके बाद क्या होता है देख लीजिए, उसके बाद ही तुरंत फ्रेंच जो है ना, जैसे फ्रेंच को ये मतलब महसूस होता है कि ये इसको प्रोटीगे बनाने लगे, नासिर जंग को और मोहम्मद अली को, ये उसको सपोर्ट करने लगे, ये उसको थ्रोन पे बिठाना चाहते हैं। तो सून फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच और उनकी जो आर्मी थी वो डेक्कन की तरफ चल पड़े, ठीक है। यानी कि साउदर्न इंडिया की तरफ वो चल पड़े अपने आर्मी को साथ लेके। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच आर्मी है ना, याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पे फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, यहां पे फ्रेंच आर्मी ने किल कर दिया। पता है किसको, किसको किल कर दिया, जो ब्रिटिश का प्रोटेगी था यानी कि नासिर जंग, ठीक है। यानी कि नासिर जंग को यहां पे किल किया गया। किसने किल किया, फ्रेंच की आर्मी ने, ठीक है। फ्रेंच की आर्मी ने नासिर जंग को यहां पे
किल कर दिया, जिसको जिसको ब्रिटिशर्स क्या बनाना चाहते थे, जिसको ब्रिटिशर्स निजाम बनाना चाहते थे हैदराबाद का। तो अब यहां पे तो फ्रेंच की आर्मी ने नासिर जंग को कत्ल कर दिया, लेकिन साथ में उन्होंने और एक काम भी किया। उन्होंने मुजफ्फर जंग, ठीक है, उन्होंने मुजफ्फर जंग को निजाम बनाया, ठीक है। दे इंस्टॉलर मुजफ्फर जंग एज द निजाम ऑफ हैदराबाद, याद रखना, ठीक है। दे इंस्टॉलर, ऐसा आप नोट करो वहां पे, दे इंस्टॉलर फ्रेंच पोर्टुगी मुजफ्फर जंग एज निजाम ऑफ हैदराबाद, और किल किसको कर दिया, नासिर जंग को, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या हो गया, मुजफ्फर जंग को तो निजाम ऑफ हैदराबाद बनाया गया, ठीक है। इसको सपोर्ट किसका मिला, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये रिटर्न में क्या देगा, अब ये यहां पे रिटर्न में क्या देगा, जैसे कि आपने वहां पे देखा, चंदा साहब को जब कर्नाटक का नवाब बनाया गया तो उसने वहां पे उनको 80 विलेज का ग्रांट दिया पांडिचेरी के नजदीक। तो अब इसको निजाम बनाया गया किसको, मुजफ्फर जंग को, हैदराबाद का। ये अब इनको क्या देगा रिटर्न में, ये रिटर्न में डुप्लीकस को क्या करता है, रिटर्न में ये डुप्लीकस को ऑनररी, याद रखना, डुप्लीकस को ये डुप्लीकस, ठीक है, याद रखना, डुप्लीकस जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का था, है ना, गवर्नर, तो डुप्लीकस को ये ऑनररी गवर्नर बनाता है, ठीक है, ऑनररी गवर्नर बनाता है। तो किस रीजन का गवर्नर इसको बनाया जाता है, किस रीजन का ऑनररी गवर्नर इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है साउथ रिवर, ठीक है, सॉरी, कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के साउदर्न साइड में जितना भी एरिया पड़ता था, ठीक है, जितना भी एरिया पड़ता था, तो उसी का ऑनररी गवर्नर बनाया गया किसको, शाबाश, किसको बनाया गया, डुप्लीक्स को। किसने बनाया, मुजफ्फर जंग ने। क्या इतना ही दिया रिटर्न में, नहीं, इसके अलावा मुजफ्फर जंग ने पौंडीचेरी में जो कुछ टेरिटरीज थी, ठीक है, पौंडीचेरी की बहुत सारी टेरिटरीज, ठीक है, पौंडीचेरी की टेरिटरीज याद रखना, नोट करो। वहां पे रिटर्न में मुजफ्फर जंग ने, जब मुजफ्फर जंग को निजाम ऑफ हैदराबाद बनाया गया, एक तो ऑनररी गवर्नर इसने डुप्लीक्स को बनाया, ठीक है, जो कृष्णा रिवर के साउदर्न साइड में जो एरिया पड़ता था उसका ऑनररी गवर्नर बनाया, और साथ में कुछ टेरिटरीज दी जो पौंडीचेरी की थी। इसके अलावा एक फेमस टाउन मार्केट था, ठीक है, एक फेमस मार्केट था एक टाउन में, कहां पे, मजूलीपट्टनम में, ठीक है, मजूलीपट्टनम, तो वो भी दिया, ठीक है। तो फेमस टाउन मार्केट जो है वो भी दिया, कहां पे, उड़ीसा में, ठीक है, कहां पे दिया, उड़ीसा में, याद रखा यहां तक। तो ये सारी चीजें मुजफ्फर जंग ने रिटर्न में दी, किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब एक तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इसको सपोर्ट किया, मुजफ्फर जंग को निजाम ऑफ हैदराबाद बनाया। फिर जब डुप्लीकस को ऐसा लगा कि इसने मुझे गवर्नर भी बनाया, पौंडीचेरी की जो टेरिटरीज हैं वो भी दी, फेमस मार्केट टाउन मछलीपट्टनम का जो था वो भी दिया, जो उड़ीसा में है वो भी दिया हमारी कंपनी को। तो अब डुप्लीकस ने ये सोचा कि मैं इसको और भी कुछ ज्यादा इसके लिए करूं, किसके लिए, मुजफ्फर जंग के लिए। तो डुप्लीकस ने यहाँ पे इसके डिस्पोजल पे, ठीक है, डुप्लीकस ने मुजफ्फर जंग के डिस्पोजल पे एक जो मतलब हम कहेंगे जो ब्रेव ऑफिसर था, ठीक है, जो बहुत ही स्किलर था, जो बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर था, ठीक है, उसको किसके डिस्पोजल पे रखा, मुजफ्फर जंग के डिस्पोजल पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए उस ऑफिसर का नाम क्या था जिसको डुप्लीक्स ने रखा था एट द डिस्पोजल ऑफ मुजफ्फर जंग। तो याद रखना उसका नाम था मैर्कियस डी बुजी, ठीक है, मैर्कियस डी बुजी, ठीक है। ये वो ऑफिसर था जिसको डुप्लीक्स ने रखा था एट द डिस्पोजल ऑफ मुजफ्फर जंग, ठीक है। ये बहुत ही एक बेस्ट ऑफिसर था, ठीक है, ये बहुत ही एक बेस्ट ऑफिसर था, ये बहुत ही अच्छा ऑफिसर था, स्किलर था, ब्रेव था। और डुप्लीक्स के साथ में कुछ फ्रेंच की आर्मी जो है ना वो भी प्रोवाइड की, किसको, मुजफ्फर जंग को, फॉर हिज सिक्योरिटी, फॉर हिज सेफ्टी। तो अब यहां पे तक आप क्या देख रहे हो, यहां तक अब हमें ये पता चल रहा है कि डुप्लीकस जो है उसका जो पॉलिटिकल पावर था वो इंक्रीज हो गया, है ना, उसका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो उसका साउदर्न इंडिया में था, हैदराबाद में था, कर्नाटक में था, तो वो बहुत ही बढ़िया था, अच्छा था। क्यों, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो जिसको उसने चाहा, जो उसका प्रोटेजी था, तो वही
निजाम बन जाता है, जिसको वो चाहता है तो वही क्या बन जाता है, वही नवाब बन जाता है कैबिनेट का। तो इसका मतलब ये ना कि डुप्लीकस का जो मतलब पावर है वो बहुत अच्छा खासा अब भारत में मतलब डोमिनेट होने लगा, ठीक है। इसका जो पावर है वो बढ़ गया, पॉलिटिकल पावर, देन ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स वीक होते जा रहे हैं और डुप्लीकस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका पावर इंक्रीज होता जा रहा है। तो लेकिन उसके बाद ही अचानक एक छोटी सी लड़ाई होती है, एक बहुत छोटी लड़ाई होती है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है, जो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है, जो अनप्रिडिक्टेबल एक लड़ाई होती है जिसमें मुजफ्फर जंग को मारा जाता है, ठीक है। ये फरवरी 1751 की मैं बात कर रहा हूं। फरवरी 1751 में क्या होता है, एक एक्सीडेंटल सिकरमिश होता है, ठीक है, एक्सीडेंटल सिकरमिश होता है, यानी कि एक बहुत छोटी लड़ाई होती है, ठीक है, जो अनप्रिडिक्टेबल लड़ाई होती है वो होती है, और जिसमें मुजफ्फर जंग को मारा जाता है फरवरी 1750 में। अब मुजफ्फर जंग को मारा गया, मुजफ्फर जंग था निजाम हैदराबाद का। अब इसका मतलब क्या है कि हैदराबाद को अब कोई कंट्रोल नहीं करेगा, क्या ब्रिटिशर सब आएंगे और हैदराबाद पे कब्जा करेंगे? नहीं। बुजी जो है ना, मैंने आपको पहले बोला, बुजी एक सिक्युलर था, ब्रेव था और बहुत ही बेस्ट ऑफिसर था, मार्कियस डी बुजी, जो मैंने अभी आपको बोला, जिसको एट द डिस्पोजल ऑफ मुजफ्फर जंग रखा था किसने? डुप्लिक्स ने। तो बुजी जल्दी क्या करता है, बुजी के दिमाग में जल्दी जल्दी ये चीज आती है कि अब मुजफ्फर जंग को तो मारा गया, अब मैं हैदराबाद को छोड़ूंगा नहीं। वो क्या करता है, वो इसके नॉमिनी को, किसके नॉमिनी को? मुजफ्फर जंग के नॉमिनी को वो वहां पे फिर थ्रोन पे बैठाता है, जिसका नाम होता है सलबात, ठीक है, सलबात जंग। तो अब आपने क्या देखा, मुजफ्फर जंग को किल किया गया 1751 फरवरी में। तो उसके बाद बुजी जल्दी क्या करता है, वो इसके नॉमिनी जिसका नाम होता है सलबात जंग, सलबात जंग को किस पे बैठाता है? थ्रोन पे बैठाता है, यानी कि अब इसी को वो बनाता है निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब वो इसके नॉमिनी को बनाता है मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद, तो इससे इनका जो पॉलिटिकल पावर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बरकरार रहता है ना, वो बराबर रहता है। अब 7 साल के लिए, उसके बाद 7 साल तक बिजी जो है ना वो इसकी खदमत करता रहता है, किसकी? सलबात जंग की, यानी कि उसको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, उसको उसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाता है, ठीक। लेकिन साथ में उसके बाद सलबात जंग को वो क्या करता है, वो सलबात जंग को मजबूर करता है। कौन? बिजी जो है ना, बिजी क्या करता है, वो सलबात जंग यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद को मजबूर करता है और उसको क्या बोलता है कि आप मुझे फोर रिच डिस्ट्रिक्ट्स फोर रिच डिस्ट्रिक्ट्स प्रोवाइड करो, ठीक है, फोर रिच डिस्ट्रिक्ट्स प्रोवाइड करो। कहां पे? लेकिन ये इसको कहां पे प्रोवाइड करने को बोलता है? कोरामंडल कोस्ट पे। कहां पे? कोरामंडल कोस्ट पे। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो बिजी हैं वो 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स मांगता है, किसको? निजाम ऑफ हैदराबाद को, यानी कि सलबात जंग को, जो कहां पे थे? कोरामंडल कोस्ट पे। जो वहां पे वो जो 4 रिच डिस्ट्रिक्ट जो कोरामंडल कोस्ट पे थे ना, उनको कहा जाता था नार्दर्न सिरकार्स। आज भी उनको नार्दर्न सिरकार्स ही कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये सलबात जंग को, यानी कि बिजी जो है वो सलबात जंग को बोल रहा था कि आप मुझे नार्दर्न सिरकार प्रोवाइड करो, जिसको नार्दर्न सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। नार्दर्न सरकार भी उस वक्त इसको कहा जाता था, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है, नार्दर्न सरकार। तो अब बिजी जो है ना वो क्या करता है, वो मतलब डिमांड करता है निजाम ऑफ हैदराबाद को कि आप मुझे कोरामंडल कोस्ट प्रोवाइड कीजिए, आप मुझे 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स प्रोवाइड कीजिए, आप मुझे नार्दर्न सरकार प्रोवाइड कीजिए, या हम कहेंगे आप मुझे नार्दर्न सरकार प्रोवाइड कीजिए। अब यहाँ पे बात रहती है कि ये जो 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स है ना, ये कौन से 4 रिच डिस्ट्रिक्ट्स है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुस्ताफ नगर, याद रखना, ठीक है। मुस्ताफ नगर एक डिस्ट्रिक्ट इनमें से था, और इनमें से दूसरा जो एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था इल्लोरी, ठीक है। मुस्ताफ नगर, इल्लोरी, राजमुंद्री, ठीक है, राजमुंद्री और चिकाकोली, ठीक है, चिकाकोली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे। मुस्तफनगर, इल्लोरी, राजमुंद्री, चिकोली। तो यही डिमांड कर रहा था बिजी, किसको? शाबाश, जो निजाम था हैदराबाद का। अच्छा, अब ध्यान रख लीजिए, जिस वक्त वो बैटल ऑफ अंबर हुआ था, जिस वक्त अनवरुद्दीन को मारा गया था और मोहम्मद अली बहुत तंग आ चुके थे और फिर वो भाग गया था। भागने के बाद पता है वो कहां पे बैठा था? ठीक है, पता है वो कहां पे, मतलब अपनी जान बचाने के लिए वो कहां पे बैठा था? वो बैठा था जो फोर्ट्रेस था, कहां पे? ट्राई
ट्राइचिनोपोली, ठीक है। ट्राइचिनोपोली में जो एक फोर्ट्रेस था, यानी कि फोर्ट्रेस ऑफ ट्राइचिनोपोली में उसने रिफ्यूज लिया था, ठीक है। यानी कि वो वहां पे क्या बैठा था, शाबाश, वहां पे शांति से बेचारा बैठा था, अपनी जान को वो बचाना चाहता था, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए वो कहां पे बैठा था, फोर्ट्रेस ऑफ ट्राइचिनोपोली में, ठीक है। मोहम्मद अली कौन था, अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है। तो ये अब अपनी जान बचाने के लिए कहां पे बैठा था, फोर्ट्रेस ऑफ ट्राइचिनोपोली में, जिस वक्त ये वहां से भागा था बैटल ऑफ अंबर में। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि साउदर्न इंडिया में वो अब बिल्कुल ही क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। वो बहुत ही वीक हो चुके थे, क्योंकि उनको तो ऐसा महसूस हो रहा था ना कि क्योंकि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी वही निज़ाम बनता, उसी को वो निज़ाम बनाते थे, ठीक है, उसी को नवाब बनाते थे। और जो चीज़ वो उनको डिमांड कर रहे थे, भारत का हमें ये पोर्शन चाहिए, वो पोर्शन चाहिए, तो वो जो मतलब निज़ाम थे, वो जो नवाब थे, वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स को ये चीज़ जो ना, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ठीक है। वो अब एक्शन लेना चाहते थे इसके खिलाफ, ठीक है। वो चाहते थे कि हम अब हम अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेंगे, फिर से वीक करेंगे और खुद अब हम पावर में आएंगे, कहां पे, साउदर्न इंडिया में। तो इतने ही में इंग्लिश वाले क्या करते हैं, वो मोहम्मद अली का सहारा लेते हैं। मोहम्मद अली बेचारा ऑलरेडी डर चुका था, और ऊपर से वो ये भी चाहता था कि मैं अपने बाप का बदला लूं, यानी कि जो अनवरुद्दीन की हत्या की गई थी, उसको मारा गया था बैटल ऑफ अंबर में, वो ये भी चाहता था कि मैं इनको बदला लूंगा, किनको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ऊपर से तो मोहम्मद अली खुद मतलब वीक था, उसके पास कोई आर्मी नहीं थी, ना ही वो कोई निज़ाम था, ना ही कोई नवाब था, वो बदला लेता तो कैसे लेता। इतने में इंग्लिश ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना सपोर्ट जो है वो किसको देंगे, मोहम्मद अली को करेंगे, ठीक है। मोहम्मद अली को ही सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसको किया, सलबा जंग को या मुजफ्फर जंग को, ठीक है। वो तो नागरिक बिल्कुल भारत के ही थे, लेकिन सपोर्ट किया गया, प्रोटेक्ट किए उनके, वो बने, ठीक है। तो इस तरीके से अब इंग्लिश वाले क्या करने लगे, इन्होंने सोचा कि अब हम किसको सपोर्ट देंगे, मोहम्मद अली को। किसको, मोहम्मद अली को। पहले इन्होंने मुजफ्फर जंग को दिया, लेकिन उसको भी फिर मारा गया था, है ना। उसके बाद सलबा जंग आया था। देखिए अब क्या होता है। तो यहां से अब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, सबसे पहले देख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये एक यंग था, ठीक है, यंग क्लर्क था, ठीक है। वो वहां पे जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लर्क को फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। ये एक यंग क्लर्क था, ये एक यंग फैक्टर था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये बहुत ही चालाक था, ये भी बहुत ही स्किलर था, ये भी बहुत ही ब्रेव था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, ये बहुत ही टैक्टिक था, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही टेक्निक्स, मतलब नई नई टेक्निक्स इस्तेमाल करता था, वार लड़ने में या किसी चीज़ को कैप्चर करने में, कन्क्वेस्ट करने में, ठीक है। ये नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव अब मोहम्मद अली को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। तो अब ये इनको सजेस्ट करता है, ठीक है, ये इनको सजेस्ट करता है, किनको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सजेस्ट करता है कि हम पहले किस पे अटैक करेंगे, हम पहले कर्नाटक पे अटैक करेंगे, एरकाट पे। कहां पे, एरकाट पे पहले हम अटैक करेंगे। ये कौन बोलता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव बोलता है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हम पहले एरकाट पे कब्जा करेंगे, ठीक है, एरकाट पे अटैक करेंगे। एरकाट क्या था, ये था कर्नाटक का कैपिटल, ठीक है, कर्नाटक का कैपिटल। कैपिटल ऑफ कर्नाटक कौन था, कैपिटल ऑफ कर्नाटक कौन, कैपिटल ऑफ कर्नाटक कौन था, वो था एरकाट। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि हम पहले एरकाट पे कब्जा करेंगे, उसको अटैक करेंगे। इस एरकाट को अटैक करने से क्या होगा, इससे ये होता कि जो प्रेशर किस पे था, जो किस पे प्रेशर किस पे था, मोहम्मद अली पे, वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा कम हो जाता, यानी कि इनको फिर आसानी हो जाती फिर हैदराबाद चले जाना एक ही टाइम पे, मतलब एट ए टाइम कर्नाटक को भी अटैक करना, हैदराबाद को भी अटैक करना, ये ब्रिटिश के लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो मैंने बोला ना पहले आपको, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनको बोला कि हम पहले किस पे अटैक करेंगे, एरकाट पे अटैक करेंगे, ठीक है, यानी कि कैपिटल ऑफ कर्नाटक पे हम अटैक करेंगे। तो इससे क्या हो जाता, इससे ये हो जाता कि पहला एक जो पोर्शन वो कब्जे में आ जाता, और दूसरा जो इसका मकसद था, रॉबर्ट क्लाइव का मानना यह था कि अगर हम एरकाट पे अटैक करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे
मतलब जो उनकी आर्मी है वो डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज मतलब यानी कि वो बटेगी, उनकी आर्मी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। जाहिर सी बात थी कि अगर एयरकॉट पे हमला करेंगे, अगर ये कौन, अगर इंग्लिश वाले एयरकॉट पे क्या करेंगे, हमला करेंगे, तो जो निजाम था, ठीक है, या जो कर्नाटक का जो नवाब था, वो क्या करेगा, वो पहले कुछ आर्मी कहां भेजेगा, एयरकॉट भेजेगा। क्यों? ताकि वो इसको मतलब हाथ से जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो और दूसरी जो आर्मी है वो कहां पे रहेगी, वो मतलब कर्नाटक में ही रहेगी, कर्नाटक के बाकी रीजन्स में रहेगी, जो वहां पे उन रीजन्स को डिफेंड करेंगे। लेकिन ज्यादा आर्मी वो कहां भेजेंगे, एयरकॉट, क्योंकि जंग लड़ने के लिए भेजेंगे, इसको डिफेंड करने के लिए भेजेंगे। तो आर्मी को कितने मतलब आर्मी दो ग्रुप्स में बटेगी, एक वो जो एयरकॉट को डिफेंड करेगी, और दूसरी वो जो पूरे कर्नाटक को फिर डिफेंड करेगी। तो ये एक टेक्निक लगाई किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब आगे क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए आगे क्या होता है। यहां से आपको एक बात जो है वो नोट करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इस वक्त नवाब जो है कर्नाटक का वो कौन था, वो था चंदा साहिब, ठीक है। चंदा साहिब को यहाँ पे थ्रोन पे किसने बिठाया था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको सपोर्ट किया था। तो अब क्या करता है क्लाइव जो है ना, क्लाइव यही टेक्निक इस्तेमाल करता है और वो अपना फोर्स लेके जाते हैं और एयरकॉट पे हमला कर देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ कितने आदमी थे जिस वक्त उसने एयरकॉट पे हमला किया, तो 210 आदमी, 210 मैन उसके साथ थे, यानी कि 210 सोल्जर्स उसके साथ थे। तो कब ये अटैक करता है, अगस्त अगस्त 1751 में ये अटैक करता है, कहां पे, एयरकॉट में। तो अब जो चीज किसने सोची थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, सेम वही चीजें होने लगी। अब क्या कर रहा है चंदा साहब ने, क्या किया, इसने कुछ आर्मी कहाँ भेजी, कुछ आर्मी, कुछ नहीं मतलब उसने हम कहेंगे हाफ से भी ज्यादा आर्मी उसने एयरकॉट को बचाने के लिए भेजी। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल था। जिस तरीके से आज आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रही है, तो वो पहले किसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब उनका ज्यादा जो फोकस है वो क्यू पे है, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि जो हमारा कैपिटल सिटी है उस पर कब्जा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि कैपिटल सिटी से ही सब कुछ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, वो तो वहीं से निकलती है ना, कैपिटल सिटी से ही। तो मतलब इस तरीके से जो कौन था, जो चंदा साहिब था, वो भी ये चाहता था कि एयरकॉट जो है वो मतलब उस पे ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसने वो ज्यादा आर्मी कहाँ भेजी, एयरकॉट भेजी। अब फोर्सेस क्या हो गए, उसके फोर्सेस क्या हो गए, डाइवर्ज हो गए, यानी कि उसके दो वेज निकले, ठीक है। वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। जो क्या इसका नाम था, चंदा साहिब जो है, इसने 4000 सोल्जर्स को भेजा, 4000 मैन, ठीक है। 4000 आदमियों को चंदा साहिब ने भेजा। कहां पे, शाबाश, कहां पे भेजा, एयरकॉट भेजा, ठीक है। कहां से भेजा, ट्राइचिनोपोली से, ठीक है। ट्राइचिनोपोली से ट्राइचिनोपोली से 4000 आदमी कौन भेजता है, शाबाश, चंदा साहिब भेजता है। किसके लिए, तो रिकैप्चर था एयरकॉट, ठीक है। और लेकिन क्लाइव जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसने एयरकॉट को कितने दिनों के लिए सीज किया था, एयरकॉट ने, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव ने एयरकॉट को कितने दिनों के लिए सीज किया था, सीज यानी कि कब्जा किया था, ठीक है। उनकी जो जितनी भी पोजीशन थी वो कब्जे में ले ली थी, ठीक है। तो एयरकॉट को कितने दिनों के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सीज किया था, या हम कहेंगे सीज किया था, तो आप याद रखना 53 डेज के लिए, ठीक है। तो 53 डेज के लिए किसका कब्जा एयरकॉट पे था, शाबाश, वो था रॉबर्ट क्लाइव का, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो अगर डेट भी पूछा जाएगा तो 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप डेट याद रखना, ठीक है। तो 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक रॉबर्ट क्लाइव ने किस पे कैप्चर किया था, किस पे कब्जा किया था, शाबाश, एयरकॉट पे कब्जा किया था, जो कर्नाटक का क्या था, कैपिटल था, ठीक है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव, अब आप क्या देख रहे हो, अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो थोड़ा सा पावर जो है वो गेन करने लगा, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे वो रिस्टार्ट होने लगी, कौन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब इसमें क्या होता है, इतने ही में मतलब जब रॉबर्ट क्लाइव खुद थोड़ा सा मतलब हम कहेंगे मेहनत करता है, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता किसको सीज करने लगता है, मतलब कर्नाटक को सीज करने लगता है, एयरकॉट को सीज करने लगता है। तो इतने ही में इसको क्या आता है, इतने में इसको मद्रास के कुछ लोग, ठीक है, मद्रास के जो कुछ नागरिक होते हैं ना, वो भी इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इंडियन एलीज भी इसको सपोर्ट करते हैं, और इंडियन एलीज भी इसको सपोर्ट करते हैं। इंडियन एलीज का मतलब क्या है, यानी कि जो रूलर्स थे, किसके रूलर्स,
तंजौरी के रूलर जो थे, ठीक है, तंजौरी के जो रूलर्स थे, मैसूर का जो रूलर था, ठीक है, मैसूर का जो रूलर था, या जो मराठास, ठीक है, मराठास का जो रूलर था, ये इसको सपोर्ट करने लगे। किसको सपोर्ट करने लगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को ये सपोर्ट करने लगे। यानी कि ये जो है ना मराठास का रूलर या तंजौरी का या मैसूर का रूलर जो था, ये किसके अपोजिट गए? आप इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये अपोजिट गए, ये सॉरी ये फ्रेंच के अपोजिट गए। ये किसको सपोर्ट करने लगे? रॉबर्ट क्लाइव के। अब इसके बाद क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव को जब इनका सपोर्ट मिलता है, इंडियन एलीज का सपोर्ट मिलता है, रीएनफोर्समेंट जो मद्रास के होते हैं उनका सपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद क्लाइव किसको अटैक करता है? ये चंदा साहिब को अटैक करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब चंदा साहिब को अब रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये बहुत सारी बैटल्स में हरा देता है, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ अब इसके साथ लड़ता है, इसको अटैक करता है अब रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन हर बार इसको अब ये हराता है। तो एक फेमस बैटल है जिसका नाम है कवारी पाक, ठीक है, तो कवारी पाक में भी इसने रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहिब को हरा दिया, ठीक है। इसके बाद अब इंग्लिश फोर्स, ठीक है, इंग्लिश फोर्स जो किसके अंडर काम करती है इस वक्त? स्ट्रिंगर स्ट्रिंगर लॉरेंस के, ठीक है। तो स्ट्रिंगर लॉरेंस के अंडर जिस वक्त क्या होती है? फौज होती है। किसकी फौज? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो ट्राइचिनोपोली को, ठीक है, वो ट्राइचिनोपोली को रिलाइव कर देती है, ठीक है। क्या करती हैं? ट्राइचिनोपोली को वो रिलाइव कर देती, और ये रिलाइव कब कर देते हैं? 1752 में, ठीक है, जून 1752 में ये इसको क्या कर देते हैं? रिलाइव कर देते हैं। कौन? स्ट्रिंगर लॉरेंस, यानी कि इंग्लिश का जो फोर्स होता है, इंग्लिश की जो आर्मी होती है, वो इसको रिलाइव कर देती है। कब? जून 1752 में वो इसको रिलाइव कर देती है। तो यहीं पे क्या होता है? फ्रेंच जो है ना, फ्रेंच सरेंडर भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? फ्रेंच सरेंडर भी करते हैं, यानी कि ट्राइचिनोपोली में जो फ्रेंच होते हैं वो क्या करते हैं? सरेंडर भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जून 1752 में ही क्या हुआ था कि जो चंदा साहिब था, ठीक है, चंदा साहिब को क्या किया गया था? चंदा साहिब को कैप्चर किया गया था, ठीक है, इसको पकड़ा गया था, इसको इंप्रेजन किया गया था, और उसके बाद इसको मारा गया था, ठीक है, इसको मारा गया था। अब आपको सवाल पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो चंदा साहिब है इसको किसने मारा? कुछ बुक्स में डायरेक्टली लिखा गया है कि राजा ऑफ ट्रनवाकोरी, ठीक है, राजा ऑफ ट्रनवाकोरी ने इसको मारा, ठीक है। कुछ बुक्स में यह लिखा गया है कि चंदा साहिब को राजा ऑफ ट्रनवाकोरी ने मारा, और कुछ बुक्स में यह लिखा गया है कि इसको प्रताप सिंह ने मारा, ठीक है। इसको किसने मारा? प्रताप सिंह ने इसको मारा, ठीक है, प्रताप सिंह ने मारा, जो मराठा तंजौरी का एक किंग था, ठीक है, जो मराठास का एक किंग था। कुछ बुक्स में आया है कि इसको मोहम्मद अली ने मारा, ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा गया है कि इसको मोहम्मद अली ने मारा। तो अब ये मतलब इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप तीनों के तीनों याद रख लीजिए। लेकिन राजा ऑफ ट्रनवाकोरी जो है ना, प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह का नाम आप याद रखना, ठीक है, प्रताप सिंह का नाम आप ज्यादा याद रखना, ठीक है। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की कि मैं ये जानने की कोशिश की कि मैं देखूं कि किसने इसको एक्चुअल में इसको किसने मारा था। तो मैंने एक अपने सर से पूछा था, वो बोला कि वहाँ से उसका आंसर ये था कि ये कितने नाम हैं। मैंने बोला कि सर 3 नाम यहाँ पे आ रहे हैं। बोला कि मे बी हर एक ने एक एक जो मतलब है गोली मारी होगी प्रताप सिंह ने भी मारी होगी, मोहम्मद अली ने भी, टनवाकुरी ने, इसलिए तीनों का 3 यहाँ पे नाम आया है। चंदा साहब को मारा गया, अब कौन बनेगा? मोहम्मद अली बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगता भी ऐसा ही कि मोहम्मद अली ने शायद उसको मारा होगा, ठीक है। अब कौन बन गया? मोहम्मद अली अब क्या बनता है? नवाब बनता है। किसका? कर्नाटक का नवाब बनता है, ठीक है। जब मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बनता है, यानी कि ये किसका होता है? प्रोटेगी। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेगी होता है, रॉबर्ट क्लाइव का प्रोटेगी होता है। इसको कौन सपोर्ट करते हैं? इसको कौन थ्रोन पे बैठाते हैं? ब्रिटिश वाले इसको थ्रोन पे बैठाते हैं। इससे क्या होगा? जब मोहम्मद अली थ्रोन पे बैठेगा, नवाब बनेगा कर्नाटक का, इससे क्या हो जाएगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी उम्मीदी होंगी, ठीक है, होप्स होंगे, ठीक है, जो भी उन्होंने सोचा होगा उसका उलट पुलट हो गया, ठीक है, वो उल्टा होने लगा, ठीक है। डुप्लिक्स ने सोचा होगा कि हम पूरे भारत में ट्रेड करेंगे, हर एक कोस्ट को हम कब्जा करेंगे, फ्रेंच को इंग्लिश को यहाँ से भगाएंगे, लेकिन अब ये उल्टा होने लगा।
अभी तक आप पीछे आपने देखा था कि डुप्लीकेस बना रहा था, कौन निजाम भी चूज कर रहा था, नवाब भी चूज कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो क्या होने लगी, रिवर्ट होने लगी। ठीक है, वो मतलब थोड़ी सी हम कहेंगे रिवर्स होने लगी। क्यों? क्योंकि अब किसका मतलब पावर आता है यहाँ पे फिर से वापस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली को सपोर्ट किया। अब जो वो चाहेंगे उसी को वो थ्रोन पे बिठाएंगे। अब मोहम्मद अली को क्या बनाया गया, नवाब ऑफ कर्नाटक। तो डुप्लीकेस जो है यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है वो अब क्या होने लगा, वीक होने लगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो उसके बाद याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए, क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, ये बताइए कि गोडिचू जो है ना, गोडिचू, गोडच्यू, गोडच्यू, गोडिचू, गोडिचू लिखिए, कोई भी कुछ भी पढ़िए, प्रोनाउंस कीजिए तो एक ही बात है, गोडच्यू। गोडच्यू जो है ये एक गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर। तो गोडीचू जो है ना, ये सक्सेसर था किसका, डुप्लीक्स का। ये भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए डुप्लीकस को, ठीक है, डुप्लीकस को फ्रेंच गवर्नर जनरल जो है, यानी कि डुप्लीकस के बाद डुप्लीक्स का जो सक्सेस था गोडिचू, जिसको फ्रेंच गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो कब उसको बनाया गया था, यानी कि गोडिचू को कब रिप्लेस किया गया था, या हम कहेंगे सॉरी, डुप्लीक्स को कब रिप्लेस किया गया था, ठीक है, गोडिचू से। डुप्लीक्स को कब रिप्लेस किया गया था, गोडिचू से। यानी कि पहले डुप्लीक्स था, अब उसके बाद किसको चुना गया, गोडिचू को चुना गया एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डुप्लीक्स को क्यों यहां से अब हटाया गया इस पद से, क्यों? क्योंकि ये वीक होने लगा, इसने ऐसे ही कारनामे किए, ठीक है, बैटल्स लड़वाई फ्रेंच गवर्नमेंट को, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसकी वजह से ये वीक हो गए। ठीक है, इंटरफेयर करने लगा डायनास्टिक फ्यूड्स में, डायनास्टिक डिस्प्यूट्स में, भारत के डायनास्टिक डिस्प्यूट्स में। अरे आप तो वहां से आए हो, फ्रेंच से आए हो, आपको भारत के डायनास्टिक डिस्प्यूट से क्या मतलब है, ठीक है, आपको भारत के थ्रोन से क्या मतलब था। तो इसलिए अब ये वीक हो गया, इसको अब हटाया गया गवर्नर जनरल से, और किसको रखा गया, अब गोडिचू को रखा गया। कब? 1 अगस्त 1754 को गोडिचू को क्या बनाया जाता है, फ्रेंच गवर्नर जनरल, और डुप्लीक्स को इस पद से हटाया जाता है। उसके बाद आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए साहब कि जो सेकंड कैरेटिक वार है वो कैसे एंड हो गया। पहला कैरेटिक वार ट्रीटी एक्सलाजी चपेली, याद है आपको, चपेली ट्रीटी से वो क्या हुआ था, एक्सली चपेली से वो क्या हुआ था, एंड हुआ था। सेकंड कैरेटिक वार कैसे एंड हुआ था, इट वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। It was ended with the Treaty of Pondicherry. सेकंड कैनेटिक वार वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कब साइन की गई थी, 1755 में। ये जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो है ना, ये एक पीस ट्रीटी थी। क्या थी? ये एक पीस ट्रीटी थी। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी है किसके बीच में साइन की गई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश और किसके बीच में साइन की गई थी, गोडिचू। ठीक है, गोडिचू के बीच में ये साइन की गई थी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया गया था, इस ट्रीटी के मुताबिक क्या था, इस ट्रीटी में क्या लिखा गया था, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो बोथ कंपनीज थी, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल एज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों जो कंपनीज थी, उनको उन्होंने ये इस ट्रीटी में ये साइन करके दिया कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी कर्नल्स होंगे, जितने भी मतलब लड़ाइयां होंगी, जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी डायनास्टिक फ्यूड्स होंगे, जितने भी डायनास्टिक डिस्प्यूट्स होंगे, मतलब भारत के जितने भी डायनास्टिक डिस्प्यूट्स होंगे, डायनास्टिक क्वारल्स होंगे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये किसने लिखा, ये गोडिचू ने भी लिख के दिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी लिख के दिया, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये लिख के दिया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी। ठीक है, देखिए अब मतलब यहाँ पे जो मतलब जो चीज़ें जहाँ पे थी, जिसका कब्जा जहाँ पे था, चाहे ब्रिटिश का कब्जा हैदराबाद पे था, या चाहे ब्रिटिश का कब्जा कर्नाटक पे था, चाहे ब्रिटिश का कब्जा नॉर्थ पे था, जो चीज़ें मतलब जिसका कब्जा जिस पे था, तो वो वहीं पे अब क्या हो गया, शाबाश, वो वहीं पे हाल्ट हो गया। यानी कि अब यहाँ पे पीस ट्रीटी साइन की गई थी। यहाँ पे आपको पता होगा कि इससे पहले, यानी कि ट्रीटी साइन करने से पहले जो हैदराबाद पे कब्जा था वो किसका था, वो फ्रेंच का था। मुझे समझाने का गर्ज ये है, ठीक है, फ्रेंच का कब्जा किस पे था, हैदराबाद पे। यानी कि 1755 से पहले फ्रेंच का कब्जा किस पे था, हैदराबाद की कुछ टेरिटरी जो थी वहां पे किसका कब्जा था, फ्रेंच का। तो ट्रीटी साइन करने के बाद भी फ्रेंच का कब्जा हैदराबाद पे कुछ टाइम के लिए रहा। ठीक है, लेकिन लेकिन दक्कन वाला जो पोर्शन था, यानी कि जो पूरा साउदर्न पोर्शन है, जैसे कि कोरामंडल कोस्ट आप देख रहे हो, ठीक है, केरला का जो कोस्ट था, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, वहां पे ये बिल्कुल वीक हो चुके थे। कौन वीक हो चुके थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में नवाब किसका,
वो तो किसका था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, मोहम्मद अली को बनाया गया था। यानी कि वहां पे इनका कंट्रोल बिल्कुल, वहां पे उनका पावर बिल्कुल क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन अगर हम अब बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ता गया साउदर्न इंडिया में, डेक्कन में, ठीक है। जिसके आपने देखा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कर्नाटक में क्या हो रहा था, नवाब किसका था, शाबाश, कर्नाटक में किसका नवाब था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इस वक्त अब रोक दूंगा इस लेक्चर को, ठीक है। यहां तक अब हमारा सेकंड जो है ना, वो सेकंड कर्नाटक वार वो खत्म होता है, ठीक, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ ये खत्म होता है। ये मैंने आपको लास्ट पे एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताई कि मतलब ट्रीटी साइन करने के बाद भी हैदराबाद में कुछ देर के लिए फ्रेंच का कब्जा रहा, लेकिन साथ में अगर अब दूसरी जानिब से देखेंगे, दूसरे एंड पे देखेंगे, तो इंग्लिश भी वहाँ पे कोई इंग्लिश ने भी वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका पावर जो है वो इंक्रीज होता गया, क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट, अपने प्रोटेगी को, उन्होंने मोहम्मद अली को उन्होंने वहाँ पे नवाब बनाया। अब लास्ट में मुझे आपसे एक बात कहनी है, देखिए, जिस वक्त मैं आप फिर भी बता रहा हूँ, मैंने अमित सर से भी बात की है, ठीक है। जिस वक्त मैंने अमित सर के साथ एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, अमित सर के साथ जिस वक्त मैंने एग्रीमेंट साइन किया, मैंने उसको ये बताया है कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई पीडीएफ है, ना ही और कुछ। मेरे पास जितना ज्ञान है, ठीक है, मैंने जितनी बुक्स खुद पढ़ी हैं, उनको ही मैं रिवाइज करता हूँ। वो जो बुक्स हाईलाइट करके हैं, उसी को मैं नज़र मारता हूँ और फिर आपको क्लास देता हूँ। और मैं एक ही बुक नहीं पढ़ता हूँ आपके लेक्चर के लिए, आपके लेक्चर के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं क्या उसको बोलते हैं, बिपिन चंद्रा भी पढ़ता हूँ, मैं राजू अहर भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं क्या उसको बोलते हैं, जो सोनाली त्रिपाठी हैं वो भी पढ़ता हूँ। 3-4 बुक्स पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट करके रखी हैं वही मैं पढ़ता हूँ, उनको नज़र मारता हूँ और फिर आपको ये लेक्चर देता हूँ, वीडियो लेक्चर। अमित सर के साथ मेरी ये बात हुई है कि मैं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर दूंगा, एक भी पीडीएफ में नहीं दूंगा। अब आप बताओ कि सर फिर तो आपने हमें जियोग्राफी के पीडीएफ्स क्यों दी? ये मेरी मर्जी है फिर, ठीक है, मैं आपको कौन सी पीडीएफ दूं, कौन सी नहीं दूं। अब देख लीजिए, अब आप ये बताओ कि सर आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, आपके पास अगर नोट्स है आप क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे पास सिर्फ जियोग्राफी के नोट्स थे, वो भी मैंने आपसे आपको आपको बता रहा हूं कि वो जो नोट्स है ना, वो नोट्स नहीं है, वो एक्चुअली हैंड रिटन मेरी बुक है, जो मैंने अब टाइप की है, जो जल्दी पब्लिश होने वाली है अब। तो इसलिए वो नोट्स अवेलेबल थे, आपको दिए। अब हिस्ट्री के नोट्स 4-5 पेज थे, वो भी आपको दिए। अभी भी 2-3 पेज आपके साथ मुझे शेयर करने हैं, जो मैंने लास्ट पे मतलब एक लेक्चर दिया था, मतलब प्रीवियस एक लेक्चर का एक 2-3 पेज हैं, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन नोट्स का मुझे अमित सर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। आपने जो पेमेंट की है वो आपने वीडियो लेक्चर्स के लिए की है। पेमेंट कितनी की है वो मुझे पता नहीं है कसम से, कि कोर्स का फीस कितना है। कसम से, अल्लाह पाक की कसम, अगर मुझे भी ये पता है कि कोर्स की फीस कितनी है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे क्लास देनी है, अमित सर मेरा बड़ा भाई है, तो वो जो कहेगा तो मुझे करना है, ठीक है। बाकी आप बताओगे ना नोट्स के लिए क्या होगे, अब आप बताओगे सर हम आपको पेमेंट कर देंगे नोट्स के लिए, आप नोट्स प्रोवाइड कीजिए। लेकिन मैं फिर भी, मेरा आंसर यही होगा कि डियर फ्रेंड्स, मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, जियोग्राफी के थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए। अब कोई भी कंप्लेंट होगी आप अमित सर को कर सकते हो, कोई भी शिकायत होगी आप अमित सर को कर सकते हो। और मैंने अमित सर को कल ये भी बताया, अगर आपको बच्चे अभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे वीडियो लेक्चर से, अगर कंटेंट में कोई कमी है तो हाँ आप बताइए, मैं कंटेंट और भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली बताइए अमित सर को, तो कल से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दैट्स इट, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।